Hello everyone. So in today's video we are going to talk about how to analyze the mock test for the UPSC prelims. So why this video at this point of time? First of all, we are already in the first week of the March and just 83 days away from the UPSC prelims examination of 2025. We all are making targets, and depending on our preparation level, some of us might be able to achieve our targets, attempt the test, and cover our syllabus properly. But nearly 90% of the aspirants at this point of time will be in trouble. They might be attempting the test, but when it comes to the analysis part, they might feel blank. So here is this video all about how to analyze the mock test for the UPSC prelims, and in this video we are going to talk about what are the mistakes that we have to avoid while attempting the mock test and analyzing them. Secondly, we will talk about an effective strategy to analyze the test, and lastly we will talk about how many mock tests we are required to attempt before sitting in the UPSC prelims examination. So first and foremost, why attempting the mock test is necessary. So first of all, each and every person who come to this UPSC preparation studies for it, ठीक है, लेकिन syllabus को कवर करने के लिए एक effective तरीका होता है to analyze एंड गिव द मॉक टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है, क्योंकि सिलेबस को कवर करने के बाद, रीड करने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है. सो उस आपके प्रिपरेशन लेवल को जज करने के लिए, उसको गेस करने के लिए आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है, और मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसके थ्रू आप सिलेबस अपना कवर कर पाते हैं. सेकेंडली, एग्जाम लेवल सिमुलेशन के लिए और जो आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन को जानने के लिए आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट भी एग्जाम लेवल सिचुएशन में कोचिंग्स भी कंडक्ट करवाती है, और अगर आप मार्केट से भी टेस्ट खरीदते हैं तो भी आप सेम एग्जाम टाइम में 9:30 to 11:30 यू विल सिट, यू विल अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है. एंड थर्ड, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आप एक अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइस कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं. लेट्स से टोटल क्वेश्चन होते हैं हमारे 100, लेकिन जब हमें पता चलता है कि अगर कोई फैक्चुअल लेवल का पेपर आया है तो फैक्चुअल पेपर में हम ज़्यादा गेस मार्किंग नहीं लेंगे. सो वी विल लिमिट आवर क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी टू 80. तो मैं पर्सनली आई अटेम्प्ट द 80 to 85 क्वेश्चन. लेकिन अगर लॉजिकल गेसिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका आंसर सही होगा क्वेश्चन में, तो आप 90 to 95 भी अपना क्वेश्चंस को लेके जा सकते हैं, ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर यू कैन डिवाइज योर स्ट्रेटजी कि आप फाइनल पेपर में आप किस तरीके से टेस्ट को या फिर पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो उस एक स्ट्रेटजी को भी डिवाइस करने के लिए मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं. एंड अगर हम एस्पिरेंट्स के बीच कैटेगराइज करें, सो फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट के जो पीपल होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, जिन्हें हम बिगिनर्स कहते हैं, एंड जिनके 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके होते हैं उन्हें हम वेटरन्स कहते हैं, ठीक है. सो बिगिनर्स जब भी आते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, इनमें से 90% को तो इन्होंने तो कभी भी प्रीवियस क्वेश्चन को देखा भी नहीं होता है, और अगर देखा भी होता है, लेट्स से अगर इन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन को रीड किया होता है, थोड़ा बहुत एनालाइज किया होता है, तो भी इनको नहीं पता होता कि एक वो जो डेप्थ होती है अप टू विच द PYQs आर नीडेड टू बी एनालाइज्ड. सो इन्हें इतना नहीं पता होता है unless they have been in contact with some senior aspirants who might be guiding them first handedly, ठीक है. सो अब यहाँ पे क्या होता है, ये लोग फिर टेस्ट सीरीज को ही फॉलो करते हैं और इन्हें लगता है कि टेस्ट सीरीज प्राइम सोर्स है फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन. सो दीज आर द पीपल हु ओवर एम्फसाइज मॉक्स ओवर द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है. लेकिन एक हेल्दी बैलेंस बिटवीन द मॉक्स एंड प्रीवियस क्वेश्चन इज नेसेसरी, एंड यू गेट टू नो इट आफ्टर यू सिट फॉर द सेकेंड और थर्ड टाइम इन द यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है. व्हेन इट कम्स टू द वेटरन्स, बार बार सेम मटेरियल को पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाता है पर्सन, ठीक है. सो उसके बाद जब भी सेकंड, थर्ड या फोर्थ टाइम में कोई पर्सन बैठ रहा होता है प्रीलिम्स के, तो उस टाइम पे वो टेस्ट को एज अ मेथड यूज करता है फॉर द एक्टिव रिकॉल, ठीक है. जब ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके थ्रू ये रिवाइज करेंगे रादर देन रिवाइजिंग फ्रॉम द बुक and then sitting in the mock. So what they will do is they will first give the mock and then they will revise
फ्रॉम द बुक वट एवर द मिस्टेक्स एंड इनको जो कमियां लगती हैं तो फिर वो वहां से बुक के थ्रू इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये मेन कुछ रीजंस होते हैं जिनके लिए मॉक्स अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम जानेंगे कुछ मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल सोल्विंग द मॉक टेस्ट, ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, सो हमारी एक हैबिट होती है, वी एम्फसाइज मोर ओवर मार्क्स देन द लर्निंग्स। सो यही हमें नहीं करना है। सबसे पहली जो हमें गलती यहाँ पे अवॉइड करनी है, हमें मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है अपनी लर्निंग्स पे कि हमने 50-50% वाले हमारे कितने गलत या कितने सही हुए। तो यहाँ से ही तो हम अपनी एक स्ट्रेटजी डिवाइस करेंगे ना हमारे फाइनल एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे मार्क्स देखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है लर्निंग्स देखना कि हमारा क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर हमने गैस मार्क लिया है तो गैस मार्क हमने किस लेवल पे लिया था, और अगर वो सही हुआ है क्वेश्चन तो हम उसको अपनी स्ट्रेंथ में काउंट करेंगे एंड वी विल नोट इट डाउन समवेयर, ताकि हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वो हमारा सही जाता है, ठीक है। सो सेकंड मिस्टेक की अगर हम बात करें, सो कई बार क्या होता है कि हम टेस्ट को अटेम्प्ट करना एक रिचुअल की तरह ले लेते हैं, ठीक है, कि हमने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसमें से हमने देखे कि हमने इतने टोटल क्वेश्चन थे 100, हमने अटेम्प्ट किए यहाँ पे 90, हमारे इतने गलत थे और इतने ठीक थे क्वेश्चन, तो इतना ये हमारा स्कोर आ रहा है एंड वी आर डन विद इट। नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट आप जब तक एनालाइज नहीं करोगे तब तक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। सो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको एनालाइज करना, ठीक है। थर्ड मिस्टेक इज नोट रिवाइजिंग बिफोर सिटिंग इन द टेस्ट। कई बार क्या होता है, हम सुन लेते हैं कहीं से कि आप भले ही आपने थोड़ा कम पढ़ा हो तो भी आप मॉक टेस्ट में जाके बैठो, तब भी आप वो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, ठीक है। कभी कभी ये चलता है, लेकिन जब आप बिना रिवाइज करे मॉक टेस्ट को दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको क्या ही मिल रहा है। एक तो यहाँ से आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स ठीक से अच्छे नहीं आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके गलत हो जाएंगे। इनफैक्ट जो बेसिक हमारा जो स्टैंडर्ड सोर्सेज से क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके चांसेस हो सकते हैं कि वो क्वेश्चन भी गलत हो जाए अगर आप रिवाइज नहीं करके जा रहे हैं टेस्ट में बैठने से पहले, ठीक है। सो अब ये कहा जाता है उन लोगों के लिए जिनका एक डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है। अब देखो, अगर कोई पर्सन सेकंड अटेम्प्ट में है, ठीक है, तो उसने एक बार अपने बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज को अच्छे से कवर कर लिया है, लेकिन अगर फिर भी वो सिलेबस के पीछे भाग रहा है कि जब तक वो सिलेबस कवर नहीं कर लेगा तब तक वो मॉक्स में नहीं बैठेगा, वो एक गलत स्ट्रेटजी होती है। सो देखो, एक बार अपना बेसिक सोर्सेज को कवर कर लो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए आपको, ताकि अब आगे का जो प्रिपरेशन का लेवल है वो अपने मॉक्स के थ्रू आप गेस कर पाओ, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यू शुड नॉट स्किप द टेस्ट ओवर प्रायोरिटाइजिंग द सिलेबस। ये गलती मैंने भी अपने एक अटेम्प्ट में की है कि मैंने सिलेबस पे ज्यादा ध्यान दिया कि अभी मुझे सिलेबस कवर करना है, उसके बाद आई विल अटेम्प्ट द मॉक्स, लेकिन वो टाइम आ जाता है प्रीलिम्स का और आपका सिलेबस ही तब तक कंप्लीट नहीं होता है। सो दैट इज व्हाई, सो अपने जो टेस्ट आपको जितने देने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करना है, तो उसको अपने टारगेट्स में इंक्लूड करो, क्योंकि सिलेबस से ज्यादा टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक इज, जब भी आप किसी टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो, let's say 2 hours you will sit and give the test, ठीक है। so after that nearly 1 to 1.5 hour you should analyze the test। अब एनालिसिस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमें टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, लेकिन ये एक आपको बहुत याद रखनी है ये बात कि ज्यादा से ज्यादा आपको मैक्स टू मैक्स आपको 2 घंटे लगते हैं टेस्ट को एनालाइज करने में, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। इनफैक्ट even less than 1 hour you can analyze the test, ठीक है। so the moment you get to know about the mistakes and the moment you are get to know about the learnings you can skip the other part, ठीक है। so here comes the effective way of analyzing the test। so अब let's say कि हमने वही एग्जाम टाइम में 9:30 to 11:30 हमने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, ठीक है। so उसके बाद एक 15 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद आप बैठ जाओ और टिल 1 PM, ये 1 to 1.5 आवर यहाँ पे आपको मिलेगा। सो इस टाइम पे आपको टेस्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। अब देखो, लेट्स से हमारे टोटल क्वेश्चन है 100, ठीक है, और हमने अटेम्प्ट किए 90 to 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और स्किप किए होंगे हमने 5 to 10 क्वेश्चन हमने स्किप किए होंगे, ठीक है।
अब ये जो हमने अटेम्प्ट किए होंगे इनमें से कुछ क्वेश्चन में हमारी 100% एक्यूरेसी होगी, जो डायरेक्ट बेसिक सोर्सेज से हमारे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। सो हमें पता होगा कि हम तीनों ऑप्शन एलिमिनेट करके कई बार डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं, ठीक है। सो उनको बोलते हैं 100% एक्यूरेसी, कि हमें पता था कि डायरेक्ट आंसर क्या था, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं 50-50 वाले क्वेश्चन। अब देखो 4 ऑप्शंस में से अगर आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं कि ये 2 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, आपके पास बच जाते हैं 2 ऑप्शन और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, सो इन्हें बोलते हैं 50-50% वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर आपका आंसर लेट्स से अगर सही आंसर आपका सी है और आप डी मार्क करते हैं या फिर सी मार्क करते हैं, तो आपकी 50% ही पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर सही होगा या गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक गेस मार्क होता है। नेक्स्ट कम्स द 33% वाला केस। अब इसमें क्या होता है कि आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो लेकिन आप 3 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो, ठीक है। एंड लास्ट कम्स द ब्लाइंड गैस और इंट्यूशन वाला पार्ट। अब देखो ये ब्लाइंड गैस और इंट्यूशन वाला पार्ट कैसे होता है। अब ये एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं। 2024 के प्रीलिम्स में एक ये क्वेश्चन आया था कि पॉन्ड स्केटर। अब उसमें क्वेश्चन में क्या था कि पॉन्ड स्केटर और कुछ टर्म्स दी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था व्हाट डज दिस टर्म रेफर टू, ठीक है। सो यहाँ पे था इंसेक्ट, बर्ड, फिश एंड एनिमल, सम एनिमल नेम वाज देयर, ठीक है। सो ये पॉन्ड स्केटर। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि न्यूज़पेपर द हिंदू में मैंने कभी पढ़ा था एक जहाँ पे एनवायरनमेंट की न्यूज़ आती है कि कुछ कुछ जब भी कोई नई स्पीशी को डिस्कवर किया जाता है तो द हिंदू में वहाँ पे न्यूज़ आती है। सो मैंने वहाँ पे पढ़ा था पॉन्ड स्केटर इज सम इंसेक्ट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में जब मैंने देखा इसको, मैंने इसको फर्स्ट इंस्टेंस में अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को डायरेक्ट आंसर नहीं पता था, लेकिन देयर वाज सम इंट्यूशन कि मैंने इसे कहीं पे देखा है कि पॉन्ड स्केटर इज इंसेक्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या था, मुझे नहीं पता था कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, बट मेरे को इतना पता था कि मैंने कहीं पे रीड किया था कि पॉन्ड स्केटर इज इंसेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये ब्लाइंड गैस और इंट्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं। कई बार ये ठीक हो जाते हैं और कई बार गलत भी हो जाते हैं। सो वो डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू विल बी एबल टू गेस कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि नहीं करने हैं। सो मेनली कैटेगराइजेशन आपका इस तरीके से होता है कि ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करने का लेवल ये रहता है, ठीक है। सो अब आते हैं एनालिसिस पार्ट पे। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो गलत क्वेश्चन हुए उनको देखेंगे। अब जो गलत हुए क्वेश्चन उनमें भी हम अलग से कैटेगराइज करेंगे। अब देखो जब भी आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होते हो, अब जैसे मैं टेस्ट को अटेम्प्ट कर रही होती हूँ, जो फर्स्ट टाइम यानी कि 100% एक्यूरेसी वाले हैं आप डायरेक्ट उनको सोल्व कर लेते हो। सेकेंड पे जब 50-50 वाले क्वेश्चन जब आप आते हैं तो मैं एक सर्कल लगा देती हूँ क्वेश्चन पे जिससे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे मेरा 50-50% वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो 1/3 वाला यहाँ पे आप ट्राइंगल लगा दो। मतलब आप अपने खुद के सिंबल यहाँ पे बना सकते हो कि किस तरीके से आपको किस क्वेश्चन को कैटेगराइज करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे इन क्वेश्चन को एक बार कैटेगराइज करो, ठीक है। कैटेगराइज करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कि आपका रीजन क्या था कि क्वेश्चन आपका गलत क्यों हुआ है, ठीक है। और गैस मार्किंग अगर आपने की थी वो किस बेस पे गलत हुई है। सो अब यहाँ पे जब आप रीजन फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है कुछ बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाए आपके, और अगर बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसका एक मेन रीजन होगा कि आपने रिवाइज ठीक से नहीं किया है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि आपको फिर से अपने स्टैंडर्ड सोर्सेस में जाना है और अपने वो जो टॉपिक जिससे आपका क्वेश्चन गलत हुआ है आपको फिर से अच्छे से रीड और रिवाइज करना है, ठीक है। सेकेंडली कई बार क्या होता है कि हम ये 50-50% वाले या 1/3 वाले क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं मैक्सिमम चांसेस में। सो इसका मतलब ये है कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस हमें करना जरूरी है, ठीक है। यानी कि अभी तक हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को करना नहीं सीख पाए हैं, और मोस्टली ये फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट वालों के साथ होता है कि उन्होंने जब इनफ एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया होता है तो उनके क्वेश्चन गलत होते हैं। बेसिक क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं लेकिन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। थर्ड आता है लॉजिकल गैसिंग और एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये लॉजिकल गैसिंग अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स में देखें तो लॉजिकल गैसिंग का भी लेवल वेरी करता है, ठीक है। अभी लास्ट ईयर का जो 2024 का क्वेश्चन पेपर था वहां पे लॉजिकल गैसिंग का चांस बहुत कम था क्योंकि पेपर बहुत फैक्चुअल था, ठीक है। सो यहाँ पे भी लेकिन क्या होता है कि लॉजिकल गैसिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कुछ कुछ होते हैं, सो उनको भी करना आपको आना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो दैट मीन्स अगेन कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक है। एंड लास्टली जो अगर आपके सही जो क्वेश्चन हुए और जो स्किप्ड
कर दिए थे आपने क्वेश्चन, उनको भी आप देख लें एक बार कि वो क्यों आपने स्किप किया और उसका आंसर क्या होगा। और जो अगर क्वेश्चन आपके कुछ सही हो गए हैं 100% एक्यूरेसी वाले भी, तो भी आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें, जस्ट गो थ्रू देम क्विकली कि अगर वो ठीक हुआ है, अगर आपने लॉजिक थोड़ा लगाया था तो अगर वो ठीक हुए क्वेश्चन तो भी एक बार उनको देख लेना चाहिए, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स 1 to 1.5 आवर में आपका ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने मॉक्स आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। अब देखो पर्पस क्या होता है मॉक्स को अटेम्प्ट करने का। सबसे पहला, टू कवर द सिलेबस थ्रू द मॉक्स, ठीक है। अब देखो पढ़ता हर कोई है यूपीएससी के लिए, लेकिन सिर्फ सिलेबस को रीड करना इनफ नहीं होता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन में इवेंचुअली हम पेपर में हमें इवेंचुअली 100 क्वेश्चन मिलता है और उनको हमें सोल्व करना होता है। और क्योंकि प्रीलिम्स हमारा फर्स्ट स्टेज है, तो अगर क्वेश्चन के बेस पे हमारा जजमेंट हो रहा है तो हमें बैटलफील्ड में जाने से पहले, प्रीलिम्स में बैठने से पहले हमें एमसीक्यू अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। सेकेंडली, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना जरूरी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है आपको? क्योंकि देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को ठीक करना आप तभी सीख पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन को तो आप पढ़ के किसी भी क्वेश्चन को कभी भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे डायरेक्टली देखेंगे आपको आंसर पता होगा, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज को सोल्व करना इज इम्पोर्टेंट और उसके लिए आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम लेवल सिमुलेशन के लिए सो अगेन प्री में बैठने से पहले आपको सेम वही 9:30 to 11:30 आप बैठिए 2 घंटे के लिए, ताकि आपकी कंसंट्रेशन लेवल आपका चेक हो पाए और आप खुद से गेस कर पाओ कि जो आपका गेस मार्किंग है वो कितना है, कितना आप अटेम्प्ट करने वाले हो आप क्वेश्चंस को। सो वो एग्जाम लेवल सिमुलेशन के लिए मॉक्स इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्टिव रिकॉल हैपन्स थ्रू मॉक्स, ठीक है। और सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद तो हर कोई पर्सन जब भी प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं वो मॉक्स पहले अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद रिवाइज करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ पर्पस है मॉक्स अटेम्प्ट करने के। द मोमेंट दीज पर्पस आर फुलफिल्ड, द मोमेंट दिस गोल इज रीच्ड, सो यू कैन स्किप द टेस्ट, ठीक है। तो जब तक आप ये अपने गोल्स कवर ना कर लो, रीच ना यहाँ पे एक अच्छी हो जाए, आपकी एमसीक्यूज पे पकड़ना हो जाए, तब तक आप मॉक्स को अटेम्प्ट करिए। एंड लीस्ट मिनिमम अगर हम बात करें तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज जिसके 30 to 35 मॉक टेस्ट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है इसमें कुछ सेक्शनल होते हैं और कुछ फुल लेंथ होते हैं। 30 to 35 ये सेक्शनल आपको अटेम्प्ट करने होंगे, इसमें 5 से 6 फुल लेंथ होते हैं। और उसके बाद जो वेरियस कोचिंग के ओपन टेस्ट होते हैं ना जो, तो वो भी फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। मिनिमम 8 to 10 अगर आप वो दे दें तो दिस मच इज सफिशिएंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप प्रीवियस क्वेश्चन को फॉलो करिए और उनको इन डेप्थ एनालाइज कीजिए, ठीक है। सो दैट मच इज इनफ। नेक्स्ट एंड लास्ट, अब ऑल ऑफ द लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अटेम्प्टिंग मॉक्स इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, क्योंकि मॉक्स कैन नेवर रिप्लेस द प्रीवियस क्वेश्चन। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, जो बिगिनर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन अगर उन्होंने देखे भी होते हैं तो भी उनको ये नहीं पता होता है कि किस डेप्थ पे जाके उनको प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करना है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी आपको एनालाइज करना होता है, और उनके अराउंड में उनके सराउंडिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको थोड़ी गैदर करनी होती है, ताकि आपके प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा आगे बढ़ सके, ठीक है। सो दैट मीन्स आपको प्रीवियस क्वेश्चन को कभी स्किप नहीं करना। प्रीवियस क्वेश्चन इज द बेस फाउंडेशन ऑफ द प्रीलिम्स प्रिपरेशन, ठीक है। सेकेंडली, हमने बात की थी अबाउट सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट वी हैव टू अवॉइड व्हाइल सिटिंग फॉर द मॉक्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डू नॉट रन आफ्टर द मार्क्स। यहाँ से हमें लर्निंग्स लेनी है, ठीक है। सो हमें सिर्फ ये सोच के कि यहाँ पे हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो हमें अपना मोरल डाउन नहीं होने देना है, यहाँ से हमें सिर्फ अपनी लर्निंग्स देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो मॉक टेस्ट जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसको एनालाइज करें, हम देखें कि हमारी गलतियां कहाँ हुई है और हम फिर आगे उनमें इंप्रूव करें। नेक्स्ट, वी हैव टू रिवाइज बिफोर अटेम्प्टिंग द मॉक्स, क्योंकि जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जो गलतियां हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं एमसीक्यूज में। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज डू नॉट टेक मोर देन 2 hours इन एनालिसिस। अब देखो आपके पास मिनिमम 10 hours होते हैं फॉर द फ्रॉम द होल डे। आप 10 घंटे 8 से 10 घंटे आप पढ़ रहे होते हैं, 2 घंटे में आपने टेस्ट लगाया, 2 घंटे आपने एनालाइज किया, उसके बाद आपको
पढ़ना भी होता है, रेस्ट भी करना होता है, और बाकी चीज़ें भी होती है लाइक करंट अफेयर्स, सी सेट, सो उनके लिए भी टाइम आपको सेव करना होता है. सो दैट इज़ वाई अगर आप 2 से ज़्यादा घंटे एनालिसिस में दे रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा लैग कर रहे हैं आप. सो 2 घंटे से ज़्यादा एनालिसिस को भी नहीं देना चाहिए, ठीक है. एंड लास्टली, एनालाइजिंग द मॉक्स. अब सबसे पहले तो कैटेगराइज करना है कि 50-50% वाले ज़्यादा गलत हो रहे हैं या फिर 100% एक्यूरेसी वाले भी गलत हो रहे हैं आपके. सो उनको कैटेगराइज करो, रीजन देखो कि क्यों गलत हुए, और फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर में ही मार्क करो. और क्वेश्चन पेपर में ही अगर आपको लगे तो उसके साइड में ही अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसी पे लिखो. उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे तो कोई टेस्ट के पीछे की जो कंटेंट में इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं रीड करनी है आपको. जो मॉक टेस्ट होते हैं, क्वेश्चन के साइड में, क्वेश्चन पेपर के साइड में ही आप उसका रीजन लिखो, और अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो वो वहां पे लिखो, ठीक है. नेक्स्ट, अब रिवीजन टाइम पे अगेन क्वेश्चन पेपर को ही रिवाइज करो. मॉक टेस्ट जब आप दे देते हो उसके बाद नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करने जाते हो तो उससे पहले पीछे वाले को जाके रिवाइज करो, उसको देखो कि कहाँ पे गलतियां हुई थी, और ये जो गलतियां हैं नेक्स्ट टेस्ट में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है. सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो. I hope you find this video helpful, and do not forget to like the video if you find it helpful. Thank you so much.